सब्सक्राइब करें बजरंग ITI स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज़। और ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में पिछली वर्षों के पूछे हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न होंगे वह वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, मतलब इनका जो उत्तर मिलेगा आपको वह एक लाइन में ही मिलेगा। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि देश, आपको पता है, एक भयंकर महामारी कोरोना से गुजर रहा है। तो उस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार द्वारा दिए गए सारे नियमों का पालन कीजिए। घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई को, अध्ययन को निरंतर चालू रखिए। चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, ये मैंने करा दिया था पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 है, किरचॉफ का नियम लागू होता है। ठीक है, किरचॉफ का नियम लागू होता है तो कहाँ लागू होता है किरचॉफ का नियम, ये पूछा गया है आपसे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, किरचॉफ का नियम AC अथवा DC, AC अथवा DC दोनों पर लागू होता है। AC को कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और जबकि DC को कहते हैं दिष्ट धारा। अंग्रेजी में बोलें तो दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और जबकि प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉइल का क्यू फैक्टर बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पूछा गया है कॉइल, देखिए ये है प्रतिरोध और ये सिंबल है कैपेसिटर का, मतलब ये R, ये C और ये होता है इंडक्टर का, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। और कॉइल का कुछ सिंबल होता है, इस प्रकार से कॉइल बनती है। बहुत से चालकों को एक गोल टर्न के रूप में बदल देना ही कॉइल कहलाता है। और कॉइल का क्यू फैक्टर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो किसका प्रयोग करते हैं, मोटे तार का प्रयोग करते हैं। कॉइल का क्यू फैक्टर बढ़ाने के लिए हम मोटे तार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संधारित्र में पावर फैक्टर कितना होता है। संधारित्र, जिसको हम अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र जिसको हम अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं, और इसका पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर को बता देता हूँ। पावर फैक्टर को हम cos फाई भी कहते हैं। cos फाई, इसको R/Z, जब AC फंडामेंटल चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत इस आपको समझाया जाएगा। उससे पहले मैंने इतना बता दिया, पावर फैक्टर इसको हम cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। और संधारित्र में पावर फैक्टर क्या होता है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो संधारित्र में पावर फैक्टर का मान होता है 0। कितना होता है, 0। संधारित्र क्या, जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इसको। और किस प्रकृति का होता है, तो लीडिंग प्रकृति का होता है, लीडिंग अग्रगामी प्रकृति का होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। पावर फैक्टर को इम्प्रूव अर्थात सुधारने के लिए किस युक्ति अथवा डिवाइस का प्रयोग हम करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं ये जानते हैं, कैपेसिटर अर्थात संधारित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, संधारित्र फिर बता रहा हूँ, इसका सिंबल होता है ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, ध्यान रहे इसकी दोनों प्लेटों का आकार समान होता है। ये यहाँ तक, यदि आप एक बड़ा और एक छोटा कर दिया तो ये सिंबल होगा सेल का। और यदि इनको कुछ क्रमों में जोड़ दिया जाए ऐसे, तो ये सिंबल हो गया बैटरी का। देखिए ये बैटरी, संधारित्र, सेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संधारित्र किसके मान में परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, यह है किसके मान में परिवर्तन का विरोध करता है। तो जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न का आंसर है वोल्टता के मान में। वोल्टता के मान में परिवर्तन का विरोध करता है संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर, अर्थात क्वेश्चन 31 पर। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार
हल किए गए परिपथों में समीकरणों की संख्या कितनी होती है। अध्यारोपण सिद्धांत, जिसको हम अंग्रेजी में सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम में हल किए गए परिपथ में अर्थात सॉल्विंग सर्किट में नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होती है ये पूछा गया है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होती है, स्रोत की संख्या के बराबर, मतलब सोर्स जितने लगे होते हैं सर्किट में उतनी ही इक्वेशन बनती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ हाई लेवल के हैं, अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो दोबारा वीडियो देखें, तिबारा देखें, लेकिन इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार कर लें। अगर पेपर बहुत टफ बना तो इन चुनिंदा प्रश्नों को समायोजित करके ही पेपर बनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यारोपण प्रमेय कहाँ पर उपयोग में लाते हैं। अध्यारोपण प्रमेय, जिसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, अध्यारोपण प्रमेय को हम कहाँ पर उपयोग में लाते हैं। तो अध्यारोपण प्रमेय को रेखीय परिपथ में प्रयोग में लाया जाता है। कौन से परिपथ में प्रयोग में लाया जाता है, रेखीय परिपथ में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है। इसमें दिया गया है उच्च विभव से कम विभव की ओर, जबकि ये क्वेश्चन गलत है। देखिए, यदि ये कोई बैटरी है, ठीक, और ये कोई लोड है, इसको मैं लोड मान लेता हूँ, ठीक है, तो धारा का मार्ग होता है इधर से इधर, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के पावर मतलब करंट और नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल के और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है वह कम विभव से उच्च विभव की ओर होता है, जबकि इसमें दिया गया है उच्च विभव से कम विभव। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कम विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानक प्रतिरोध में प्रतिरोध गुणांक का मान कितना होता है। मानक प्रतिरोध अर्थात स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, का मान कितना होता है ये पूछा गया है। तो इसका मान नगण्य होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, जिसको हम छोड़ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है। कहाँ लागू नहीं होता है किरचॉफ का नियम। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर। डिस्ट्रीब्यूटेड परिपथों में किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड परिपथ होते हैं उनमें किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, विद्युत संपर्क कनेक्टेड तारों पर कोडिंग करते हैं किस धातु की। विद्युत के जो कनेक्शन बने होते हैं, देखिए शुद्ध हिंदी लिखी हुई है इसीलिए आपको टफ लग रही होगी। विद्युत के जो कनेक्शन होते हैं उन्हें कनेक्टेड मतलब उन्हें जोड़ने के लिए तारों पर कोडिंग करते हैं, मतलब तारों पर एक प्रकार की परत चढ़ाई जाती है। वह परत किस धातु की चढ़ाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो ये बताते हैं, एक परत चढ़ी हुई होती है सिल्वर की। ठीक, अगले प्रश्न पर देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन में परत चढ़ाई जाती है किस धातु की। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, उसमें परत किस धातु की चढ़ाई जाती है। चलिए जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो गैल्वेनाइजेशन में परत चढ़ी होती है जिंक की। ठीक है, किसकी परत चढ़ी होती है, जिंक की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 38 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ताप गुणांक होता है। इलेक्ट्रोलाइट का जो ताप गुणांक होता है कितना होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक होता है नेगेटिव अर्थात नकारात्मक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिपथ में अचानक से आए हुए वोल्टेज परिवर्तन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। परिपथ में मतलब यदि कोई सर्किट है, उस सर्किट में अचानक से वोल्टेज चेंज हो जाए, या तो वो घट जाए या बढ़ जाए, तो ऐसा करने से रोकने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उस युक्ति का नाम क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो वह युक्ति कौन सी होती है, वह युक्ति होती है VDR। अब VDR क्या होता है ये जान लेते हैं। तो VDR होता है वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर, अर्थात जो वोल्टेज के ऊपर आश्रित रहता है वह प्रतिरोध VDR कहलाता है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं वोल्टेज आश्रित प्रतिरोध। एम्पियर घंटा मात्रक है, पिछली वीडियो में भी बताया गया था, यदि आपने पिछली वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो। एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक है विद्युत की मात्रा का। ठीक, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च आवृत्ति सर्किट में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? उच्च आवृत्ति सर्किट में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41। उच्च आवृत्ति सर्किट में प्रयोग किया जाता है किसका? अभ्रक संधारित्र का। मतलब जो हाई आवृत्ति वाले सर्किट होते हैं, उच्च आवृत्ति वाले परिपथ होते हैं, उनमें हम अभ्रक संधारित्र का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन है। आदर्श वोल्टेज सोर्स एक आदर्श कैपेसिटर को चार्ज करेगा। आदर्श वोल्टेज सोर्स एक आदर्श कैपेसिटर को कब चार्ज करेगा, ये पूछा गया है आपसे। इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का आंसर है तुरंत। आदर्श वोल्टेज सोर्स आदर्श कैपेसिटर को तुरंत चार्ज करेगा। जब एक बार स्विच ऑफ हो जाए तब स्पार्किंग होती है, क्योंकि परपथ में है। मतलब यदि स्विच ऑफ हो जाए, जब एक बार में स्विच ऑफ हो जाए तो परपथ में स्पार्किंग होती है, क्योंकि परपथ में क्या है पूछा गया है आपसे। तो परपथ में क्या दोष है ये पूछा गया है। उच्च कैपेसिटेंस है, मतलब हाई कैपेसिटेंस होने के कारण परिपथ स्विच ऑफ हो जाता है और उस कारण उसमें क्या होने लगती है, स्पार्किंग होती है। तो ये किस कारण होता है? उच्च कैपेसिटेंस के कारण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक द्रव की बूंद को आवेशित अर्थात चार्ज किया जाए और तब उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ये कोई द्रव है और इस द्रव की बूंद को हम चार्ज करें, मतलब इसको आवेशित करें, तब इसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो इसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटेगी, मतलब ये सिकुड़ेगा नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, 45 नंबर प्रश्न पर आ गए हम। किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा होता है। क्या होता है तो देख लेते हैं। एक से अधिक होता है। प्रत्येक वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है वह एक से अधिक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्या है अगला प्रश्न? किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, कब होता है? 46 अर्थात 46 नंबर क्वेश्चन है। किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, कब होता है ये देखते हैं। तो किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह विद्युत विभव में अंतर के कारण होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है। फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे, बाएं हाथ के नियम में बीच की उंगली क्या दर्शाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कुछ इस प्रकार से था। ये अंगूठा हो गया, ये मध्यमा उंगली और इसके बाद ये तर्जनी उंगली। ठीक है, और इस प्रकार से तीनों उंगलियों को रखते हैं। दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। इसको रफ करता हूँ पहले। तो अब करते हैं हम ड्रॉ। ये अंगूठा हो गया और इसके बाद ये उंगली, दूसरी उंगली ये और ये। ठीक है, तब ये पूछा गया है कि इस नियम में जो बीच की उंगली होती है, ये वाली, ये उंगली क्या दर्शाती है? तो ये पूछा गया है, ये उंगली चालक में धारा प्रवाह की दशा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? चालक में धारा प्रवाह की दशा दर्शाती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो चुंबक की ओर लाने पर तेजी से चुंबक से दूर भागते हैं, वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में नकारात्मक चुंबक तत्व होता है। ठीक, इसी कारण इन पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वाला प्रश्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में चलित कॉइल में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में चलित कॉइल में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न पूछा गया है आपसे और इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इंडक्टर का कार्य है। इंडक्टर क्या होता है? जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। आर, एल और सी। आर भी जान लिया हमने, एल भी सी जान लिया और एल के बारे में जानते हैं। एल क्या होता है, इस क्या कार्य करता है? तो एल का क्या कार्य है, इंडक्टर का क्या कार्य है पूछा गया है। अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में तथा दिशा में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो ये कौन होता है? इंडक्टर। तो ये था आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50।
इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।